नमस्कार। आज हम दूसरी वीडियो लेके आए हैं नागमंडल नाटक की। पहले जो वीडियो थी उसमें हमने प्रस्तावना इसकी पढ़ी है। वो प्रस्तावना लेखक की है। लेखक कहना क्या चाहता है, लेखक का मतलब होता है कि वह नाटक पढ़े। अब नाटक की शुरुआत होती है। अपर्णा का घर के भीतरी हिस्से के दिखाई देने के समान रंगमंच की रचना। अगले दरवाजे पर ताला लगा है। कहानी प्रस्तावना से शुरू होती है। एक लड़की थी, नाम मान लीजिए कुछ था। वह माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप उसे प्यार से रानी पुकारते थे। रानी, लंबी केश राशि की रानी, बहुत बड़े से जूड़े वाली रानी। अगर वह जूड़ा बांधती तो ऐसा लगता था मानो सांप कुंडली मारे झूम रहा हो। बाल खोल लेती तो काली गटा की तरह चमचमाते और पाँव की पायल चूमते थे। रानी बड़ी हो गई। पिता ने एक वर ढूंढकर उसका ब्याह कर दिया। लड़का भी इकलौता ही था। बचपन में ही उसके माता पिता जाते रहे। काफ़ी सारी धन संपत्ति थी। रानी राजस्वला हुई। पति आकर उसे विदा कराकर अपने गांव ले गया। उसका नाम अपर्णा मान लेते हैं। अपर्णा और रानी रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। उसके सिर और कंधों पर गठरियां लादी हैं। अपर्णा घर का ताला खोलता है, इशारे से उसे भीतर बुलाता है। दोनों सामान को घर के भीतर ले जाकर रखते हैं। अपर्णा, सारा सामान आ गया ना? रानी, जी। अपर्णा, तो ठीक है, मैं कल सुबह फिर से आऊँगा। खाना पकाकर रखना, खाना खाकर जाऊँगा। रानी अवाक होकर देखती है। वह उसकी ओर ध्यान नहीं देता। बाहर जाकर दरवाज़ा बंद करके ताला लगाकर चला जाता है। रानी दौड़कर दरवाजे तक आती है। दरवाज़ा टटोलकर देखती है, खिड़कियों की सलाखों से बाहर देखती है। तब भी वह उसकी ओर दृष्टि डाले बिना निकल जाता है। रानी घबराकर, जी जी, ए जी। उसे ये समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। चुपचाप खड़ी रह जाती है। रोया भी नहीं जाता। बाद में जाकर दुश्ती के एक कमरे के कोने में बैठ जाती है। धीरे धीरे अंधेरा होता है। वह अपने आप से बातें करने लगती हैं। पहले उसकी बातें सुनाई नहीं देती, पर अंधेरा होते ही उसकी बातें स्पष्ट होती हैं। रानी, तब रानी पूछती है, एक गरुड़, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? गरुड़ कहता है, 7 समुंदर पार 7 द्वीप है। 7वें द्वीप पर एक सुंदर सा बाग है। उसमें एक हरा भरा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब रानी कहती है, यह बात है तो चलो आती हूँ। वह उस गरुड़ की पीठ पर बैठकर आकाश में उड़ जाती है। ये रानी को स्वप्न आ रहा होता है। स्वप्न की स्थिति है। बैठी बैठी वह वहीं सो जाती हैं। नींद में माँ माँ इधर आओ कहकर बड़बड़ाती है। प्रातःकाल होता है। वह घबराकर उठती है। उठकर गुसल खाने में जाकर मुंह धोती है और तेजी से रसोई घर में जाकर रसोई बनाने लगती है। दोपहर होती है। अपर्णा आता है। ताला खोलकर घर के भीतर जाता है। अपर्णा जो है वो बाहर से ताला लगाकर चला जाता है। अब अपर्णा आता है। मेरे नहाकर बाहर आने तक खाना परोस देना। स्नान करके आता है। खाने बैठता है। वह परोसती है, डरती हुई, जी। अपर्णा कोई जवाब नहीं देता और खाने में मगन रहता है। रानी बात करने को छटपटाती है। इस रात के समय घर में मुझे अकेले डर लगता है। अपर्णा, डरने की इसमें क्या बात है? चुपचाप पड़ी रहो, जहाँ तुम्हें कोई भी तंग करने नहीं आएगा। फिर मौन होता है। रानी, जरा आप। अपर्णा, देखो, मुझे बेकार की बातें पसंद नहीं। बेकार में पूछताछ करके मेरी जान मत खाओ। जैसा कहता हूँ वैसा करोगी तो मार नहीं पड़ेगी। खाना खाकर उठकर कल कल दोपहर फिर से खाना खाने आऊँगा, तैयार रखना। हाथ धोकर बाहर से ताला लगाकर चला जाता है। रानी दरवाजे तक आकर जिधर वह गया उसी ओर शून्य दृष्टि से देखती है। कहानी इसी प्रकार दिन बीतेगी। रानी रसोई घर में जाकर रसोई बनाने लगती है और अपने आप से बातें करने लगती है। जो रानी, क्योंकि जो पन्ना उसका पति होता है वो बाहर से ताला लगाकर चला जाता है। रानी, तब रानी के माता पिता उसे गले लगाकर रोते हैं, प्यार करते हैं। उसे रात को दोनों के बीच ऐसे सुलाते हैं ताकि उसे डर न लगे। वह कहते हैं, अब तुम्हें अकेली नहीं छोड़ेंगे, डरो मत। दूसरे दिन सुनहरे सींग का हिरण फिर से आता है। रानी को फिर से बुलाता है। वह उसकी ओर देखती है, हंसती है, पर वहाँ हिरण था नहीं। उसकी जगह वहाँ एक राजपुत्र खड़ा है। चूल्हे की आग को निहारती शून्य मस्तक होकर बैठ जाती है।
एकदम आंसू टपक पड़ते हैं। रानी रोने लगती है। रानी, माँ बापू मुझे ले जाओ। आप लोग कहाँ हो माँ बापू? कपन्ना अंधी माँ को पीठ पर उठाकर लाता है। वह लगभग 50 की है, अंधी है। लड़का 22-23 साल का जवान है, हाथ पैर मजबूत है। दोनों बातें करते हुए प्रवेश करते हैं। अब ये दूसरा करेक्टर है, कपन्ना और अंधी माँ। कपन्ना, माँ तुम्हें भी और कोई काम नहीं? सुबह होते ही किसी के घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ये देखने निकल पड़ती हो। इस अपन्ना को तो जंगली सुअर या बालू होना था, गलती से मनुष्य बनकर पैदा हो गया है। बात करे तो नाक ही काट डालने को आता है। सारा गांव उसकी छाया तक पसंद नहीं करता। ऐसी हालत में तुम्हें उसकी फिक्र क्यों? अंधी माँ, वह चाहे कैसा ही क्यों ना हो, उसकी माँ और मैं बहनें जैसी थी। बेचारी वह प्रसूति में ही चल बसी। अब उसकी बहू आई है तो भला बताओ मैं कैसे अपने को रोक पाती? वह भी तुम्हारे जे कहने के बाद कि तुमने उस रंडी के कोठे पर देखा है। तब से मेरी तो नींद ही उड़ गई। घर में पत्नी के आने के बाद भी उसकी रखेल की लत नहीं छूटी। इसमें अपन्ना जो होता है वह किसी दूसरी औरत के साथ रहता है। वो रात उसके साथ ही रहता है, दिन को जहाँ पे खाना खाने आ जाता है। कपन्ना, तुमको बताना ही गलती हो गई। आज तुम्हें नींद नहीं आएगी और मेरा पीठ का दर्द नहीं जाएगा। अंधी माँ, मैंने तुझसे कब कहा कि तू मुझे उठाकर घुमा कर? इस गांव में मैं पैदा हुई हूँ, मैं अपने आप अपना काम कर लेती हूँ। कपन्ना, माँ रोज हनुमान के मंदिर में मैं क्या मांगता हूँ पता है? हे भगवान, मुझे कुश्ती नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए, मेरी माँ को उठाकर घूम सकूं इतनी शक्ति दो, बस इतना ही। अंधी माँ, यह मैं नहीं जानती हूँ क्या मेरे बेटे? कपन्ना एकदम खड़ा हो जाता है। क्यों एकदम खड़ा हो गया, क्या हुआ? वह उत्तर नहीं देता, दूर तक नजर दौड़ाता खड़ा रहता है। अंधी माँ घबराई सी, कपन्ना कपन्ना। कपन्ना बोलता, डरो नहीं माँ, अपन्ना का घर यहीं से दिखता है इसलिए खड़ा हो गया। अंधी माँ लंबी सांस लेकर, बाप रे, जान में जान आई। मैंने ये सोचा था कि तुम कहोगे कि राक्षस या पिशाच देखा, यही सोचकर मैं डर गई थी। कपन्ना, माँ वह राक्षसी भी नहीं है, पिशाचिनी भी नहीं। उसे दिखाई देने पर मैं कहूँ तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। अब मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, पर तुम भी बेकार में ही घबराती हो। अंधी माँ, उसकी बात छोड़, अब यह बता दे कि तू खड़ा क्यों हो गया? कपन्ना, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि अपन्ना के घर में कोई है। अगले दरवाजे पर ताला लगा है। अंधी माँ आश्चर्य से, हाँ जी कैसे? भले ही वह रखेल की बगल में पड़ रहा हो, पर उसकी पत्नी को तो घर में होना ही चाहिए ना। कपन्ना, उस अपन्ना का क्या कहूँ, वह एक निहायत गंदा आदमी है। अंधी माँ, अरे क्या उसने इतनी जल्दी पत्नी को मायके भेज दिया? कपन्ना, मेरी बात तो सुन, जरा जाकर खिड़की से झांक कर देख, कहीं घर खाली करके तो नहीं चलेगी? कपन्ना, ये तो संभव नहीं। अंधी माँ, मैं जो कहती हूँ वह सुन। कपन्ना, मैं तैयार नहीं। अंधी माँ गुस्से से, अगर मेरी आंखें होती तो मैं कभी तुझसे नहीं कहती बेटे, मैं खुद जाकर देख आती। पता नहीं भगवान ने मुझे आंखें क्यों नहीं दी। कपन्ना विवश होकर, माँ हम क्यों इस अपन्ना के बखेड़े में पड़े? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अंधी माँ जरा उत्साह से, जो चाहे कहे, हमें क्या, चल देख कर बता। दोनों घर के पास जाते हैं। कपन्ना माँ को जमीन पर उतार देता है और खुद जाकर खिड़की से झांकता है। कपन्ना, घर में कोई नहीं है। अंधी माँ, अरे मूर्ख, बाहर जब ताला लगा है तो भला भीतर कौन रहता है? जरा ये देख, आंगन में रंगोली डाले कितने दिन हुए होंगे। बाहर रस्सी पर कपड़े सूखते हों तो ये देख कि कुर्ता धोती ही है या साड़ी ब्लाउज भी। कपन्ना ऊब कर जोर से, माँ जहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं देता। रानी उसकी ध्वनि सुनकर भीतर से, कौन है, कौन बातें कर रहा है? कपन्ना घबरा कर, बाप रे। अंधी माँ को उठाकर भागने लगता है। अंधी माँ, रुक रुक, ऐसे क्यों भाग रहा है, जैसे कोई भूत दिखाई दिया हो? कपन्ना, माँ घर में कोई है, किसी स्त्री का स्वर है। अंधी माँ, इतना तो मुझे भी सुनाई देता है, स्त्री है, ऐसे भागने की क्या बात है? वह होगी सोचकर ही तो हम जहाँ आए हैं। कपन्ना, अगले दरवाजे पर ताला लगाकर पत्नी को भीतर बंद करके जाने का मतलब क्या होता है? अंधी माँ, क्या मतलब हो सकता है, तू ही बता। कपन्ना, इसका मतलब है कि कोई उसकी पत्नी के बारे में बात ना करे। रानी खिड़की के पास आकर, कौन है? कपन्ना, माँ आ चले। चलने को होता है, माँ उसकी पीठ पर मुक्का जमाती है। अंधी माँ, रुक रुक। रानी से जोर से, आई बेटी, आ ही गई। कपन्ना से, तू यहीं ठहर, उतार मुझे उतार। कपन्ना माँ को उतारता है। वह तेजी से घर की ओर जाती है। पत्नी को उसने तोते
को पिंजरे में बंद रखने की तरह रख रखा है क्या? मैं उससे बात करके ही आऊँगी, चाहे तू घर चला जा। कपन्ना, मैं वहाँ नहीं आऊँगा, घर भी नहीं जाऊँगा, इसी बरामदे के पेड़ के नीचे बैठा रहूँगा। तुम जरा जल्दी आ जाना, गप्पे मारने मत बैठ जाना। पेड़ के नीचे बैठता है। अंधी माँ, ये लड़की बेटी? रानी डरती हुई, कौन? अंधी माँ, डर मत बेटी, मैं अंधी माँ हूँ, तुम्हारी सास और मैं सगी बहनों के समान थी। तुम्हारे पति के पैदा होने के समय मैंने ही तुम्हारी सास की जचकी कराई थी। डरो मत, अपन्ना मेरे लिए भी बेटे के समान ही है। वह घर में नहीं है क्या? रानी, नहीं। अंधी माँ, तुम्हारा नाम क्या है? रानी, मुझे सब रानी पुकारते हैं। अंधी माँ, तो अपन्ना कहाँ है? मालूम नहीं। अंधी माँ, बाहर कब गया? कल दोपहर का भोजन करके गए। तो फिर लौटेगा कब? रानी, वह तो सिर्फ दोपहर के भोजन के समय ही घर पर रहते हैं। अंधी माँ, अरे एक बार खाना खाकर जाने के बाद दूसरे दिन ही आता है क्या? उत्तर, नहीं, तब सारा दिन तुम अकेली ही घर में पड़ी रहती हो। रानी अपने को रोक नहीं सकती और बिलखने लगती है। ना ना, रो मत बेटी, मैं तुम्हें रुलाने नहीं आई। रोज ऐसे ही बंद करके जाता है क्या? रानी, जी, जब से मैं उनके साथ जहाँ आई हूँ तब से ऐसा ही है। अंतिमा, हाय हाय, पीड़ता पाड़ता है क्या? रानी, नहीं। अंतिमा अटकती हुई, बातचीत करता है कि नहीं? बहुत कम, बस इतना ही, खाने के लिए आऊँगा, खाना पकाओ और जैसा कहता हूँ वैसा कर। जानी तुम्हें अभी? रानी, इस गांव में आने के बाद से उनके अलावा मुझसे बात करने वाला कोई भी नहीं है। आंसू भर आते हैं, मन ऊब गया है। अंतिमा, लड़की, बात करने का मतलब मेरा जेह नहीं। शादी के बाद तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ पैर दत्त, तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारी माँ, दीदी, मौसी किसी ने सिखाया नहीं? रानी, मेरी माँ मेरे रईस वाला स्नान के दिन से रोने लगी, मेरे गांव छोड़ने तक रोती ही रही, बेचारी अब भी आंसू बहा रही होगी। अंधी माँ, रो मत बेटी, रोने से क्या होता है? रो नहीं, इधर आओ, खिड़की के पास आ, मेरी हथेलियाँ ही मेरी आंखें हैं, तुम कैसी हो यह मैं देखना चाहती हूँ। खिड़की की सलाखों से हाथ डालकर रानी के सिर मुख को छूकर देखती है। हाय राम, कितनी सुंदर हो, कान तो अड़हल के फूलों जैसे हैं, गाल रागी के लड्डू हैं, होंठ तो रेशम के लच्छे हैं। ऐसी सुंदर लड़की घर में अकेली छोड़कर गांव में वह कैसे घूमता फिरता है हरामजादा। रानी बिलख कर, मुझे रात को नींद नहीं आती, बहुत डर लगता है। मैं अपने गांव में अपने माँ बापों के बीच में सोया करती थी, जहाँ मैं अकेली हूँ। अंधी माँ, तुम मेरे माँ बाप को जरा खबर कर दोगी इन्होंने मुझे कैसे रख रखा है? उनको ये कहला भेजो कि वे आकर मुझे छुड़ा ले जाएं। मैं जिंदगी से ऊब गई हूँ, किसी दिन कुएं तालाब। अंधी माँ, अरे ऐसी बात नहीं करते, मैं सब संभाल लूंगी। आवाज देती है, कपन्ना कपन्ना। कपन्ना पेड़ के पीछे से ही, जी। अंतिम, जरा इधर तो आ। कपन्ना, नहीं आता। अंतिम, अरे मूर्ख, ये भी एक, उसी के पास जाकर दौड़कर घर जा, गोठ में जाते ही दिए कोने में, दाएं कोने में। दाएं कोने में? तू हल रखता है ना, वहीं ऊपर। हाँ, खंबे की तरफ शहतीर पर। खंबे की तरफ शहतीर पर? हाँ, एक पुराना ट्रंक है, उसे खोलना, उसमें बहुत सा सामान भरा पड़ा है। वहीं पर कपड़े की एक पोटली है, उसे खोलना, उसमें लकड़ी का एक डिब्बा है। कपन्ना, लकड़ी का डिब्बा? लकड़ी का डिब्बा है, फिर उस डिब्बे से बाएं किनारे पर एक कागज की पुड़िया है, उस पुड़िया में नारियल का खोल है, उसमें दो जड़ियां हैं, उन्हें ले आ। जा। अभी? हाँ अभी, अपन्ना के आने से पहले ही। कपन्ना, माँ मेरी बात सुनो, वह आ गया तो? अंधी माँ, बातें करके समय बर्बाद न कर, जा। हाँ, उठकर घर की ओर चलने को तत्पर होती है। कपन्ना और कोई चारा ना होने से जाता है। लड़की, तुम यही हो ना? रानी, यही हूँ माँ। वह कौन था? अंधी माँ, मेरा बेटा कपन्ना। रानी, उसका मुंह दिखाई नहीं दिया। अंधी माँ, उसका नाम मैंने कपन्ना रखा है, पर इससे तू ये मत समझना कि वह काला ही है, वह गोरा है। उसके पैदा होने पर उसका रंग देखकर घर वालों ने कहा कि ये कितना गोरा है, मैंने ऐसा गोरा बच्चा पहले कभी नहीं देखा, इसका नाम गोरा रखेंगे। पर मैंने तो जिंदगी में कालेपन के अलावा और कुछ भी नहीं देखा, मेरा जगत तो काला ही है। मैंने कहा मेरी आंखों का तारा भी काला होना चाहिए, इसलिए इसका नाम कपन्ना रखा। रानी, अब आपने उसे कहाँ भेजा है? अंधी माँ, वही बता रही हूँ, सुन। बैठ जा। दोनों बैठ जाती हूँ। मैं जन्म से अंधी हूँ, भला कौन मुझसे शादी करता? मेरे बापू मेरे लिए बर खोजते खोजते थक कर चूर चूर हो गए थे। एक दिन हमारे घर एक सन्यासी आया, घर में मैं अकेली थी, मैंने सब प्रकार से उसकी सेवा की, गरम गरम चावल बनाकर पेट भर परोसा। सन्यासी बड़ा खुश हुआ, मुझे जड़ियों के 3 टुकड़े देकर बोला, जो भी पुरुष यह जड़ी खाएगा वह तुम पर आसक्त हो जाएगा।
रानी उत्साह से, आगे? अंधी माँ, उसने कहा, पहले छोटी वाली जड़ी ही खिलाकर देखना, उससे कोई फल नहीं निकला तो बीच वाला टुकड़ा खिला देना, उससे भी कोई फायदा ना हुआ तो सबसे बड़ा टुकड़ा खिला देना। रानी, फिर? अंधी माँ, एक दिन हमारे रिश्तेदार में से एक लड़का हमारे गांव आया था, हमारे घर में ही ठहरा था। मैंने जड़ी घिसकर दाल में मिलाकर उसे परोस दिया। दोनों हंसती हैं। पता है कौन सा टुकड़ा मिलाया? रानी, कौन सा टुकड़ा? सबसे छोटा? नहीं नहीं, शायद सबसे बड़ा ही होगा। अंधी माँ, नहीं, मैं इतनी जल्दी में थी कि छोटे की ओर मेरा ध्यान नहीं गया। बड़े के बारे में सन्यासी ने डराया था, बीज का ही इस्तेमाल किया। रानी मंत्रमुग्ध सी होकर, फिर? अंधी माँ, लड़के ने खाना खाकर एक बार मेरी ओर देखा, बस अपनी सारी सुध-बुध खो बैठा। 2 दिन में शादी कर ली, हमारे घर पर ही घर जमाई बनकर रह गया। अपने पास से उसे हटाना एक मुश्किल काम हो गया। रानी ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। कपन्ना, जरा आगे आकर। माँ, हाँ, लगता है वह आ गया, अभी आई। पेड़ के पास जाकर, ला इधर। कपन्ना से जड़ियाँ लेकर तेजी से दरवाजे के पास जाती है। अंधी माँ, लड़की तुम यहीं हो ना? यहीं हूँ माँ जी। ले, ये क्या है? वह बताई थी ना जड़ियों की बात, तू भी एक ले ले। रानी घबराकर, नहीं नहीं माँ जी। अंधी माँ, ले, छोटा ही टुकड़ा ले, तेरी जैसी सुंदर मलिका के लिए ये छोटा टुकड़ा ही बहुत है। एक बार तेरी खुशबू सूंघ लेगा तो बस उस कुतिया को सूंघेगा भी नहीं। रानी एक टुकड़ी उठाती है। अंधी माँ बड़ा टुकड़ा लेकर अपनी अंटी में घोंस लेती है। यही उस जड़ी के टुकड़े को बारीक पीसकर दाल में मिलाकर अपने घर वाले को परोस देना। उसका परिणाम क्या होगा तू ही देख लेना, तुझे ही अपनी पत्नी बना लेगा। रानी, कुछ भी समझ में ना आने से हमारी खुशी तो हो हमारी शादी तो हो चुकी है मौजी। फिर वो आगे हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ये पहला भाग है। धन्यवाद।